हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है मार्कर। आपने आरडीटी मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में डिफरेंट टाइप के टूल्स पढ़े होंगे। जैसे आपका टूल्स में आपका होस्ट आ जाता है, आपका वेक्टर आ जाता है। तो उसमें जो आपका वेक्टर आप पढ़ते हैं ना, वो वेक्टर के अंदर आपके ये मार्कर जीन प्रेजेंट होते हैं। और ये जीन होंगे या फिर डीएनए सीक्वेंस आप बोलिए, और ये वेक्टर के अंदर प्रेजेंट है, तो इनका काम क्या है? कि काम इनका ये है कि इसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी सेल ट्रांसफॉर्म हुई है, कौन सी नहीं हुई है। और अगर ट्रांसफॉर्म हुई है, तो वो रिकॉम्बिनेंट सेल है या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल है। तो इस बेसिस पे हम पढ़ेंगे आगे कि मार्कर्स कैसे काम करता है। ओके। अब टाइप्स ऑफ मार्कर इन आरडीटी। आरडीटी में जो आपके मार्कर्स होते हैं वो मेनली दो तरीके के होते हैं। एक सिलेक्टेबल मार्कर होता है, एक स्क्रीनेबल मार्कर होता है। सिलेक्टेबल मार्कर जो है वो ऐसी जीन्स होती हैं जो कि काम करती हैं ट्रांसफॉर्म सेल को सरवाइव करने पे। मतलब कहने का ये है कि सिलेक्शन यहाँ पर जो होगा ना, वो इस बेसिस पे होगा कि जिस सेल में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा वो जीवित रहेंगी, वो अलाइव रहेंगी। और जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ होगा, उनकी डेथ हो जाएगी। तो इस बेसिस पे आपका सिलेक्टेबल मार्कर काम करता है। आपका स्क्रीनेबल मार्कर कैसे काम करता है? स्क्रीनेबल मार्कर आपका कलर की बेसिस पे काम करता है। कलर की डिफरेंसेस के बेसिस पे आपको बताएगा कि कौन सी सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है और कौन सी सेल में नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर में आप एक वेक्टर को लेकर चलिए जिसका नाम है PBR322। ये वेक्टर का एग्जाम्पल है। इस वेक्टर में आपके दो जीन होते हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। ये दोनों को ही हम सेलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, इसका मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया अगर एम्पिसिलिन पे ग्रो करे या टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे ग्रो करे, तो इसकी डेथ नहीं होगी, क्योंकि वो उससे रेजिस्टेंट है। मतलब इस वेक्टर में ये दोनों चीजें प्रेजेंट है। अगर आप एम्पिसिलिन मीडियम पे रखेंगे तो भी इसकी डेथ नहीं होगी, और टेट्रासाइक्लिन के पे भी इसकी डेथ नहीं होगी। अब इस टेक्निक को हम यूज कैसे करते हैं? देखिए, आरडीटी में आप देखते होंगे कि आप किसी प्लाज्मिड को आइसोलेट करते हैं और एक तरफ आप डीएनए को आइसोलेट करते हैं, उनको सेम एंजाइम से कट करते हैं, फिर उनका लाइगेशन कराते हैं। लेकिन जब आप लाइगेशन कराते हैं तो दो चांसेस है। हो सकता है ये दोनों आपस में लाइगेट ना करें, मतलब फॉरेन डीएनए और वेक्टर आपस में लाइगेट ना करें और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना ले। ये सेल्फ लाइगेशन करके नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना ले। हो सकता है लाइगेशन हो जाए तो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाए। तो जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा या नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, उसके बाद आप ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में अलग अलग मेथड्स होते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। तो ट्रांसफॉर्मेशन कराते टाइम ऐसे तीन चांसेस हैं। तीन चांसेस क्या क्या होंगे? एक ऐसी सेल बनेगी जिसमें बिल्कुल भी कोई भी प्लाज्मिड नहीं गया, मतलब आपकी ये ए वाली सेल। बी सेल में क्या होगा आपका, कि आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया। सी टाइप वाली सेल में आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया। तो आपकी तीन तरीके की सेल मिल जाएंगी। ये PBR322 का वेक्टर है, मतलब ये प्लाज्मिड है। इसमें आप देखिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है। हम क्या करते हैं, ये जो आपका फॉरेन डीएनए है, इसको टेट्रासाइक्लिन वाले पोजीशन पर ही इंसर्ट करते हैं। जब यहाँ पर आप फॉरेन डीएनए को डाल देंगे, तो टेट्रासाइक्लिन जो होगा वो उसकी जो जीन होगी वो हट जाएगी, मतलब वो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा उसका, और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट रहेगा। ठीक है। इसका मतलब आपका चाहे नॉन रिकॉम्बिनेंट हो चाहे रिकॉम्बिनेंट हो, दोनों में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होगी। लेकिन रिकॉम्बिनेंट वाले में टेट्रासाइक्लिन नहीं होगा, और नॉन रिकॉम्बिनेंट में टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों ही होगा। ठीक है। अब आगे क्या, देखिए स्टेप्स कैसे होते हैं, कैसे हम सिलेक्शन करते हैं। पहले स्टेप में हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको तीन तरीके की सेल मिल गई। एक ऐसी सेल जिसमें आपका बिल्कुल भी प्लाज्मिड नहीं है। एक सेल ऐसी जिसमें आप में नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है। एक ऐसी सेल जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है। इसके बाद हम सेकेंड स्टेप में पहला सिलेक्शन करते हैं और एम्पिसिलिन प्लेट पे ग्रो कराते हैं। जब एम्पिसिलिन प्लेट पे ग्रो कराएंगे तो इसमें तो बिल्कुल भी प्लाज्मिड नहीं है, ए सेल में इसकी हो जाएगी डेथ। और बी और सी वाली सेल के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, इसलिए ये एम्पिसिलिन प्लेट पर ग्रो कर जाएगा। ओके। तो पहले स्टेप में हमने क्या सेलेक्ट कर लिया, हमने सेलेक्ट कर लिया नॉन ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म सेल के बीच में, क्योंकि ए वाली जो है ये नॉन ट्रांसफॉर्म सेल थी, बी और सी वाली सेल ट्रांसफॉर्म है। अब हमें सिर्फ कौन सी सेल मिल गई है, बी और सी सेल, जो कि ट्रांसफॉर्म सेल है। अब इस ट्रांसफॉर्म सेल में हमें ये पता लगाना है
कि इसमें से कौन सी रिकॉम्बिनेंट वाली है, कौन सी नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली है। अब हम सेकंड वाली रेजिस्टेंस जीन को यूज करेंगे जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन। अब जब टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर हम ग्रो कराते हैं तो बी वाले के पास तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है, लेकिन सी वाले के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं है। इसलिए बी वाली तो ग्रो कर जाएगी और सी वाली की डेथ हो जाएगी। मीन्स रिकॉम्बिनेंट वाली की डेथ हो जाएगी और आपकी नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली जो होगी वो सरवाइव करेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम सी वाले को तो आपको सरवाइव कराना था, बिकॉज हमें सी वाले का ही फर्दर कल्चर करना है। बी वाली सरवाइव कर रही है लेकिन सी वाली की डेथ हो जा रही है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हम चेक करते हैं, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए हम टेट्रासाइक्लिन को यूज कर रहे हैं। आपकी ओरिजिनल प्लेट ये रही, इस प्लेट पे हम लोकेशन चेक करेंगे कि अच्छा इस वाली पोजीशन पर डेथ हुई है तो इस वाली पोजीशन पर ही आपका रिकॉम्बिनेंट सेल्स प्रेजेंट है। फिर हम वहां से उसको पिक करते हैं और फर्दर कल्चर करते हैं। ओके, मीन्स आपके थर्ड वाली जो स्क्रीनिंग होगी वहां टेट्रासाइक्लिन प्लेट पर हम जब ग्रो कराएंगे तो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली ग्रो कर जाएगी और रिकॉम्बिनेंट वाली की डेथ हो जाएगी। लेकिन आप ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़िए, यहाँ पर क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज आर ऑलरेडी अलाइव ऑन द ओरिजिनल एम्पीसिलिन प्लेट। उस प्लेट पर आपकी रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज ऑलरेडी है। हम टेट्रासाइक्लिन प्लेट को यूज करेंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए, नॉट फॉर द क्लोनिंग। हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर सेम लोकेशन से हम क्या करेंगे, ओरिजिनल एम्पीसिलिन प्लेट से पिक करेंगे कॉलोनी को और फर्दर कल्चर करेंगे। ये आपका सेलेक्टेबल मार्कर में आता है। सेलेक्टेबल मार्कर में हमने किसी सेल की डेथ हो रही है, उसके बाद हमें पता चल रहा है कि कौन सी ट्रांसफॉर्म है या कौन सी नॉन ट्रांसफॉर्म है या कौन सी रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अब आते हैं स्क्रीनेबल। स्क्रीनेबल मार्कर में क्या होता है, कलर की बेसिस पे हमें पता चलता है कि कौन सी सेल में रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है। स्क्रीनेबल मार्कर में आपका पहले आता है ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन। इस प्रोटीन की हेल्प से हमें पता चलेगा कि किसमें प्लाज्मिड इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। जिसमें इंसर्ट हुआ होगा उसमें आपको ग्रीन कलर शो होगा इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, और जिसमें नहीं होगा उसमें कोई भी कलर नहीं शो होगा। ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग सेकंड है। इस मेथड को पढ़ने से पहले आप एक वेक्टर को देख लीजिए, पक 19। पक 19 वेक्टर के पास आपकी एक एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन होती है, मतलब एक ये मार्कर होता है जिसे आप सेलेक्टेबल मार्कर बोल रहे हैं, और एक आपके पास स्क्रीनेबल मार्कर होता है। सेलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से हम ये पता लगाएंगे कि ट्रांसफॉर्म सेल कौन सी है, नॉन ट्रांसफॉर्म कौन सी है। मींस ये स्टेप आपका कॉमन होगा, ठीक है। आपको कौन सी सेल मिल जाएगी, बी और सी सेल मिल गई है, लेकिन अब इसके पास टेट्रासाइक्लिन नहीं होता है। आपके पक 19 के पास टेट्रासाइक्लिन नहीं है, उसकी जगह पर लैग जेड जीन प्रेजेंट है। इस लैग जेड जीन का क्या काम होगा, ये स्क्रीनेबल मार्कर है। इसकी स्क्रीनिंग की हेल्प से हमें पता लगेगा कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। इस लैग जेड जीन की वजह से एक एंजाइम बनता है जिसका नाम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। मींस ये डीएनए है तो फिर ये आरएनए बनाएगा, आरएनए से आपकी प्रोटीन बनेगी और प्रोटीन एक एंजाइम को बनाएगी आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वो क्या करता है, एक्स सेल को ब्रेक करता है और ब्लू कॉलोनी शो करता है, और अगर वो ब्रेक नहीं करेगा तो वो व्हाइट कॉलोनी शो करेगा। अब यहाँ पर अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं तो यहाँ पर हम फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करा देंगे तो लैग जेड जीन जो होगा वो इनएक्टिव हो जाएगा। और अगर यहाँ पर आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा तो लैग जेड जीन प्रेजेंट होगा। इसका मतलब जो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले होंगे वो ब्लू कॉलोनी शो करेंगे और रिकॉम्बिनेंट वाले जो होंगे वो व्हाइट कॉलोनी शो करेंगे। तो इसी बेसिस पे आपका ये काम करेगा। कैसे, आपका एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होगा वो इनकोड किया जाता है लैग जेड जीन की हेल्प से। इनकोड होगा तो क्या होगा, अगर इंसर्शन नहीं हुआ है तो लैगजेट जो होगा फंक्शनल रहेगा और एंजाइम प्रोड्यूस होगा। और जब हम इसको ग्रो कराते हैं अगार प्लेट पे तो क्या होता है, एक्टिव बीटा गैलेक्टोसाइड ब्रेक करता है एक्स गैल को और ब्लू कॉलोनी प्रोड्यूस करता है। इनएक्टिव एंजाइम ब्रेक नहीं कर पाएगा एक्स गैल को और कॉलोनी जो होगी वो व्हाइट व्हाइट कॉलोनी रहेगी। ठीक है, तो व्हाइट कॉलोनी वाली कौन सी होंगी, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हो गए, और ब्लू कॉलोनी वाले नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हो गए। आप ये देखिए, जब लैक्जेट जीन होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है और उसकी हेल्प से आपको ब्लू कॉलोनी देखने को मिलेगी क्योंकि वो एक्स सेल को ब्रेक करेगा। जब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि लैक्जेट जीन की जगह हमने किसको इंसर्ट करा दिया, लैक्जेट जीन की जगह हमने फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करा दिया। तो कोई भी फंक्शनल एंजाइम नहीं होगा और आपको व्हाइट कॉलोनी देखने को मिलेगी। ओके, और कॉलोनी ऐसी दिखती है। तो सेलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से हमने ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म को अलग किया।
लेकिन अगर पीबीआर 322 का हम एग्जांपल लेकर चले तो इसके पास टेट्रासाइक्लिन भी होता है, तो इस टेट्रासाइक्लिन की हेल्प से हम लोग नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट को भी अलग करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ये ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पर आपको ओरिजिनल प्लेट से फिर यहाँ से उठाना पड़ेगा, और जो आपका सी रिकॉम्बिनेंट वाला है उसकी डेथ हो गई है। लेकिन स्क्रीनेबल में क्या होता है, आपको कॉलोनी मिलती है कलर की बेसिस पे, जिस वजह से आप व्हाइट वाले को पिक करते हैं और फर्दर कल्चर करते हैं। ओके, तो आज आपने मार्कर पढ़ लिया, मार्कर में आपने सेलेक्टेबल मार्कर पढ़ लिया और स्क्रीनेबल मार्कर पढ़ लिया। तो प्लीज आप बता दीजिएगा क्या आपको ये लेक्चर समझ में आया या नहीं आया, और नहीं भी आया होगा तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।